हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 73 के बारे में, जो कि क्लास हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है। इससे पहले के 72 पार्ट्स अगर आपने दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का ये पार्ट 73 थोड़ा सा हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि आज की इस पार्ट में हम 50 इंपोर्टेंट उत्तराखंड हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड हिस्ट्री का दोस्तों जो टेस्ट क्विज हमने अपनी एप्लीकेशन पे डाला हुआ था, अगर आप उसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या डाउनलोड अगर एप्लीकेशन है तो आप वहां पे भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये 50 प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आज से पहले विभिन्न एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 25 अगस्त से हमारा उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज बैच 3 लॉन्च होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि वीडियो कनिष्ठ सहायक सचिवालय सुरक्षा कर्मी की एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने हैं। तो उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हमारा बैच 3 प्रैक्टिस सेट का अपलोड हो रहा है। 25 तारीख से बैच शुरू होने वाला है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। अपनी तैयारी को आप आंक सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स लगा के कि आप कहाँ डिजर्व करते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और प्रैक्टिस सेट के अलग बैचेस भी, जैसे कि उत्तराखंड स्पेशल वाला एक प्रैक्टिस सेट का बैच भी हमारी एप्लीकेशन में है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको उत्तराखंड के 6000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन लगाने के लिए किसी भी दूसरे प्रैक्टिस सेट या बुक की जरूरत नहीं होगी। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट का बैच 3 है, जिसमें हम 100 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू यूके ट्रिपल सी पैटर्न सेट करते हैं, तो यहां पर भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय पे कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों कौन? हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे। और 1857 की क्रांति के समय पे दोस्तों गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? वो थे बैटन। कौन थे? बैटन। इतने पॉइंट आपको 1857 की क्रांति से दोस्तों याद रखने हैं, ठीक है। और उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिवीर कौन था दोस्तों? वो थे कालू सिंह मेहरा जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। चंपावत के बिसुंग गांव के वो मुख्यतः रहने वाले थे। इतने पॉइंट आपको ये पहले प्रश्न से याद रखने हैं। और दोस्तों आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमारे पास में ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि किस कमिश्नर के द्वारा जन्म, मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू की गई। तो कमिश्नर थे दोस्तों कौन? हमारे कमिश्नर ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा सन 1828 में जन्म, मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की व्यवस्था शुरू की गई थी। कब? 1828 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस कमिश्नर के द्वारा दास विक्रय प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? गोबान, ट्रेल, रैमजे या फिर विकेट? तो दास विक्रय प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों किसने? गोबान ने। किसने? कमिश्नर गोबान ने दास विक्रय प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और कब लगाया था? 1836 में लगाया था। कब? 1836 में लगाया था। और दोस्तों मैंने एक ये कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कुमाऊं कमिश्नरी के ऊपर, तो आप वो प्ले स्टोर से सर्च कर लिए, मतलब प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बताए हुए हैं। तो दास विक्रय प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? गोबान ने लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष गॉड महोदय को कुमाऊं की जलवायु व परिस्थितियों का आकलन करने के लिए भेजा गया था? तो गॉड महोदय को कुमाऊं की जलवायु व परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए दोस्तों 1802 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1802 में। और किसके द्वारा भेजा गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भेजा गया था। लॉर्ड वेलेजली कौन थे? सहायक संधि के जन्मदाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। उन्हीं के द्वारा 1802 में गॉड महोदय को कुमाऊं की जलवायु परिस्थितियों का आकलन करने के लिए भेजा गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि किस कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान स्कूली शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो वो थे कमिश्नर दोस्तों हमारे कौन? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा दोस्तों, या इनके कार्यकाल में स्कूली शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल और 1877 में बिरला विद्या मंदिर आदि कई स्कूलों की स्थापना की गई थी। तो स्कूली शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार किस कमिश्नर के समय पे हुआ था? हेनरी रैमजे के समय पर ही हुआ था। और आपदा प्रबंधन के कार्य भी सबसे पहले किसके? हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ही किए गए थे। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान या भारतीय पठानों पर गोली चलाने से
कब मना किया था, यानी कि पेशावर कांड की घटना कब हुई थी, एग्जैक्टली प्रश्न यह पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी दोस्तों कब, 23 अप्रैल 1930 को। आप लोगों को बताया कि पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है, जिन्होंने निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और ये गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे, यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे कौन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। और इनका मूल नाम क्या था, इनका नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी। इनका मूल नाम क्या था, भंडारी था। इन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी थी। और इसी घटना से प्रेरित होकर दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने समस्त उत्तराखंड में इस 23 अप्रैल को क्या, गढ़वाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी करी थी। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। और यह प्रश्न दोस्तों यूके SSC के द्वारा पूछा भी जा चुका है। तो सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली दोस्तों अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य में स्थापित की गई थी। और किसने करी थी, ये करी थी कमिश्नर गार्डनर के द्वारा, जो कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर के रूप में भी जानते हैं। कौन, कमिश्नर गार्डनर के द्वारा 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर तक प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों एक्चुअलिटी में डाक प्रणाली की जो शुरुआत होती है मतलब ब्रिटिश शासन में, वो होती है 1816 में, क्योंकि 1815 में सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में हुई थी। और 1816 में फिर क्या हुआ था, नियमित रूप से जो भी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन क्षेत्र थे वहां पर डाक व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था। याद रखना आपको ये पॉइंट, ठीक है। अगर प्रथम पूछेगा तो गार्डनर का नाम आएगा अल्मोड़ा से श्रीनगर। और वैसे एक्चुअलिटी में पूछेगा कि ब्रिटिश शासन में डाक प्रणाली की स्थापना किसके समय पे की गई, या डाक प्रणाली कब से नियमित रूप से शुरू हुई ब्रिटिश शासन में, तो वो हो जाएगा 1816 ट्रेल के समय से। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों प्रश्नों में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को जो कर दिया जाता था उसे कहते थे दोस्तों क्या, दस्तूर। उसे क्या बोलते थे दस्तूर। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। मानशाह, श्याम शाह, महिपति शाह या बलभद्र शाह। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि गढ़वाल के शासक थे हमारे कौन, बलभद्र शाह। इन्होंने ही अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी। और परमार राजवंश के कौन से नंबर के राजा थे, 43वें नंबर के राजा थे। अब बलभद्र शाह को या बलभद्र पाल को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। आपको याद रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों कार्यकाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारे बलभद्र शाह थे वो बहलोल लोधी के कार्यकाल के अकॉर्डिंग तो मैच नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको बहलोल लोधी ही आंसर करना है। वैसे कार्यकाल के वैसे तो अकबर के पहले ये माने जाते हैं, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग दोस्तों क्योंकि यूके SSC बहलोल लोधी को ही इसका आंसर मानता है, तो आप लोगों को भी बहलोल लोधी ही याद रखना पड़ेगा कि परमार राजवंश के प्रथम शासक जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी वो थे बलभद्र शाह। और इनको ये शाह की उपाधि बहलोल लोधी जी के द्वारा दी गई थी। याद रखना आपको, ठीक है। और परमार राजवंश के 43वें नंबर के राजा थे। 1575 से लेकर 1591 तक इन्होंने बलभद्र शाह, बलभद्र पाल, भद्रभद्र, बहादुर शाह, राम शाह, इन नामों से अपना मतलब शासन किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सन 1455 ईस्वी का देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका प्राचीनतम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अजय पाल, जगत पाल, आनंद पाल द्वितीय या फिर लखनदेव पाल। तो सन 1455 ईस्वी का देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जगत पाल का। किसका हुआ दोस्तों, जगत पाल का। आप जगत पाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। परमार राजवंश के कौन से 34वें राजा हैं, और परमार राजवंश के प्रथम ऐसा राजा जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो भी कौन है, जगत पाल ही है। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए प्रश्न क्या पूछा, सन 1455 ईस्वी का देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका प्राचीनतम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जगत पाल का। लेकिन प्रश्न अगर सीधा सीधा पूछा जाता कि परमार राजवंश के प्रथम शासक कौन थे इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, तो वो थे जगत पाल। और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इनको दोस्तों क्या कहा गया था, रजबार कहा गया था, रजबार। और आपको एक और प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन है, जगतपाल है, क्योंकि जगतपाल का ही सबसे पहले हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और इस ताम्रपत्र में जगतपाल के द्वारा भूमि दान करने का उल्लेख भी किया गया है। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ, निम्बरदेव, भूदेव या फिर इष्टगण। तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण दोस्तों हमारा निम्बरदेव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, निम्बरदेव के द्वारा, जो कि क्या थे, कत्यूरी राजा थे। आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों किसने, भूदेव ने। बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने, जबकि जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने कराया था, निम्बरदेव ने करवाया था। ठीक है, और भूदेव किसके पुत्र थे, इष्टगण के पुत्र थे। सॉरी, भूदेव किस हाँ भूदेव किसके पुत्र थे, इष्टगण
ललित पुत्र, सॉरी, ललित सूर्यदेव के पुत्र थे। ललित पुत्र भूदेव कहते हैं ना, ललित सूर्यदेव के पुत्र थे कौन? भूदेव। तो ये पॉइंट आपको जो कत्यूरी राजाओं का क्रम था थोड़ा बहुत याद रखना है, इनके परिवार याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में दोस्तों विभिन्न मतलब बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी, जैसे कि ये जीर्णोद्धार वाले प्रश्न हो गया और मंदिरों के निर्माण वाले प्रश्न हो गया, या फिर कौन सा राजा जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वहीं जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था निम्बर देव ने, ठीक है। और निम्बर वंश के संस्थापक के रूप में भी निम्बर को ही जाना जाता है, जो कि शैव मतावलंबी एक राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर निम्बर देव के पुत्र जैसे इष्टगण होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, जिन्होंने समस्त उत्तराखंड को एकीकरण करने का प्रयास किया, समस्त कुमाऊं गढ़वाल को एक करने का प्रयास किया या एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया, वो थे इष्टगण, ठीक है। इसी के साथ इष्टगण के द्वारा ही दोस्तों जागेश्वर में हमारे नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लुकलीश और नटराज आदि के मंदिरों का निर्माण कराया गया। फिर उनके पुत्र होते हैं ललित सूर्यदेव दोस्तों, ठीक है, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है कत्यूरी राजवंश का, ठीक है। एक महान निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है और कली पलंक में मग्न धरती के वराहवतार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। फिर ललित सूर्यदेव के पुत्र होते हैं कौन दोस्तों? भूदेव। भूदेव की तरह बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो ये सब सीक्वेंस जो है जो आपको याद रखना है, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का हमारा द्वितीय परिवार ऐसा माना जाता है कि निम्बर वंश के परिवार के नाम से जाना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत ही कत्यूरी भी आते हैं, तो आपको दोनों को एक साथ पैरेलली पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। बाकी ललित सूर्यदेव से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि इसने बैजनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी, तो ललित सूर्यदेव ने दी थी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, ठीक है। तो पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी दोस्तों? 1897 में सबसे पहले पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। कब? 1897 में, ठीक है। और आपको दोस्तों आप परीक्षा वाणी में ना इसका आंसर मेरे ख्याल से 1938 मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग 1897 में की गई थी। और अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग कब की गई थी, तो तब आंसर आपका 1938 होगा। तो दोनों याद रखने हैं कि पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग दोस्तों हमारी 1897 में की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि परीक्षा वाणी में मेरे ख्याल से 1938 दिया हुआ है। तो अगर आपको 1897 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तभी आपको परीक्षा वाणी वाले आंसर के साथ में या 1938 के साथ में दोस्तों जाना है, वरना आपको फिर 1897 ही सही करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जान लेते हैं कि 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भी पृथक राज्य की मांग की गई थी। यह परीक्षावाणी में दिया गया, लेकिन एक्चुअलिटी में सबसे पहले कब की गई थी? 1897 में ही प्रथम राज्य या पृथक राज्य की मांग की गई थी। और इसमें जो मुख्यतः हमारे व्यक्तित्व अगर हम कहें तो एक ज्वालाधर जोशी जी थे, हरिराम पांडे जी थे और दुर्गाधर जोशी जी थे। और कांग्रेस की तरह सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब की गई थी? तो हो जाएगा 1938 कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है। तो प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। अब प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? देहरादून में की गई थी। याद रखना आपको कहां पे की गई थी दोस्तों? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 को। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी के साथ में कुछ अन्य लोग भी थे, इनके द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, देहरादून में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या आप लोगों को बताया गया है? संस्कृत है, ठीक है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है? पांडुकेश्वर नामक जो स्थान है हमारा, कहां पे दोस्तों? चमोली जनपद में, वहां से हमारे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और इसकी किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा उठाई गई थी? तो पर्वतीय भाग को या भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग सबसे पहले दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा उठाई गई थी। कब? किसके द्वारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मतलब इसके संबंध में ये है कि एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1946 ईस्वी में बद्रीधर पांडे जी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा यह आवाज उठाई गई थी कि पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखा जाए। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रवाई कांड या तिलाली कांड की जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? विद्यावती नौटियाल कमेटी, गोस्वामी गणेश दत्त कमेटी, टीके रतुड़ी कमेटी, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत बार बता चुका हूं कि
रवाई कांड या तिराड़ी कांड की जांच हेतु दोस्तों गोस्वामी गणेश दत्त कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये कमेटी का गठन? नरेंद्र शाह के द्वारा। रवाई कांड या तिराड़ी कांड जिसे दोस्तों उत्तराखंड के जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी। राजा कौन था इस टाइम पे? नरेंद्र शाह था, ठीक है। और नरेंद्र शाह के द्वारा ही रवाई कांड की जांच हेतु हमारी एक समिति बैठाई गई थी, गोस्वामी गणेश दत्त समिति। लेकिन इस समिति का कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ नहीं। इसमें जो हमारा जनरल, जिसे हम उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं, दीवान चक्रधर जुयाल, उसको मतलब खाली छोड़ दिया गया था एक टाइप से। खाली ये लोगों को दिखाने के लिए कमेटी गठित की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। और नरेंद्र शाह के कार्यकाल की कलंकवादी घटना के रूप में ये तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को जाना जाता है, ठीक है। और इस जांच समिति का गठन भी कब किया गया था? 1930 में ही किया गया था। इसी तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को तिगड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी नामक स्थान पे हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों के हिस्से को क्या कहा जाता था? तो फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों के हिस्से को दोस्तों तिहाड़ कर कहा जाता था। क्या? तिहाड़ कर कहा जाता था। और तिहाड़ कर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अब हमारा तिहाड़ एक क्या था? भूमि कर था। यह अठूर वासियों से वसूला जाता था, इसलिए इसे अठूर विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो अठूर विद्रोह कब हुआ था टिहरी रियासत में? याद रखना है, तो 1851 के आसपास में हुआ था। और इसी तिहाड़ कर के विरोध में दोस्तों यह अठूर विद्रोह हमारा 1851 में आयोजित किया गया था। और ये क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। और फसल कटाई में जो टिहरी रियासत के जमींदारों का हिस्सा होता था उसे हम क्या कहते थे? तिहाड़ कहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल के प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से कब पौड़ी स्थानांतरित हुआ? या ब्रिटिश गढ़वाल का होगा यहाँ पे, ठीक है। का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित हुआ? देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिटिश गढ़वाल जो हम कहते हैं कुमाऊं कमिश्नरी के ही अंतर्गत ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय स्टार्टिंग टाइम पे बनाया गया था कहाँ पे? श्रीनगर में। और 1815 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर बनता है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन होता है 1814 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना होती है 1815 में। 1815 में ही कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है। और 1815 में ही दोस्तों या कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत कुमाऊं जनपद का गठन होता है। और 1815 में ही एक कुमाऊं जनपद के अंतर्गत ही हमारा एक ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र बनता है। फिर 1815 से लेकर के दोस्तों 1839 तक जो ये ब्रिटिश गढ़वाल था, इसका मुख्यालय कहां पे रहता है? श्रीनगर में रहता है, श्रीनगर में रहता है। फिर क्या होता है कि 1839 में दोस्तों हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। कब? 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 1840 दिया गया, लेकिन एक्चुअलिटी में यूके ट्रिपल से 1839 आंसर मानता है। 1839 में जब पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई दोस्तों, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद हुआ एक, जो कि इसके साथ में एक दूसरा क्या था? अल्मोड़ा जनपद हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कुमाऊं कमिश्नरी के गठन में हम 1839 भी पढ़ते हैं। 1839 इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि 1839 में ही सबसे पहले जो कुमाऊं कमिश्नरी थी या कुमाऊं जनपद था, उसका दो भागों में विभाजन हुआ था। एक जनपद बना पौड़ी गढ़वाल जनपद और दूसरा बना हमारा कुमाऊं जनपद। उस टाइम के हिसाब से भी फिर कुमाऊं चलता था। फिर 1891 में जो कुमाऊं जनपद था, यह या दो भागों में विभाजित हुआ, अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल जनपद। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले जब मैंने पढ़ाया था डिटेल में। तो अब देखिए 1839 तक जब पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ, तब तक हमारा जो मुख्यालय था श्रीनगर में ही स्थित था। जैसे ही पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन होता है 1839 में, इसके एक वर्ष बाद ही दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय क्या? श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कब किया गया? 1840 में किया गया, याद रखना है। पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1839 में हो जाती है, लेकिन मुख्यालय स्थानांतरित कब किया गया? 1840 में किया गया। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर कब से कब तक रहा? तो 1815 से 1839 तक रहा। 1840 में फिर इसका मुख्यालय पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना के बाद में। तो आंसर हो जाएगा क्या? 1840। और यहीं से एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि कब कुमाऊं जनपद को या कब सबसे पहले कब उत्तराखंड का विभाजन सबसे पहले कब किया गया? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर था 1839, क्योंकि इस टाइम पे पौड़ी गढ़वाल जनपद बनता है और दूसरा हमारा क्या? कुमाऊं जनपद बनता है, ठीक है। और कुमाऊं कमिश्नरी का गठन भी हम इसीलिए 1839 मानते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन एक्चुअलिटी में 1815 में कुमाऊं जनपद का गठन हो जाता है, जो कि कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में ही कार्य करता है। देखिए 1815 से 1839 तक श्रीनगर ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र था और 1840 में इसका मुख्यालय यहाँ से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रश्न तो यूके ट्रिपल सी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रताप शाह के द्वारा टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और बहुत बार पहले यह प्रश्न एग्जाम में ही पूछा जा चुका है और मेरे द्वारा भी कराया जा चुका है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि 1883 में प्रताप शाह ने राजधानी टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, जो कि 8th तक था। कीर्ति शाह के समय पे 1891 में यह प्रताप हाई स्कूल बना और 10th तक हो गया। और नरेंद्र शाह के समय पे यही से 12th तक कर दिया गया और इसका नाम हो गया प्रताप इंटर कॉलेज। याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?
तो टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हमारा सन 1902 में कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी ये सारी दोस्तों अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उत्तराखंड हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल्स में वहाँ पे बता रखे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासनिक संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिकेयपुर राजवंश जिसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश या फिर उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो राजनीतिक राजवंश उत्तराखंड का प्रथम राजवंश या उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश हमारा कुलिंद राजवंश है, और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे, जिन्हें वासुदेव या बसंतन आदि नामों से भी जाना जाता है, जिन्होंने जोशीमठ में नृसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा या उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल इनके कार्यकाल को कहा जाता है, या उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक एकता वाला वंश इसे कहा जाता है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी। इनकी राजधानी प्रारंभ में कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी, उसके बाद में इनकी राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी कर दी जाती है। राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक सुभिक्ष राजदेव था, या नरसिंह देव था, या फिर अशांति देव था। ये तीनों ही अलग अलग किताबों में हमें नाम देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से कभी सारे पॉइंट यहाँ से इंपोर्टेंट आते हैं। इसके तीनों परिवार जो कि है, प्रथम परिवार 5 राजा हुए, द्वितीय परिवार में 4 राजा हुए, तृतीय परिवार में फिर दोस्तों इसमें 5 राजा हुए, टोटल मिला के 14 राजा इस परिवार तीनों कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत हुए थे। कत्यूरी भी इसी के अंतर्गत आता था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है? सेना नायक को महादंड नायक कहा जाता था, तहसीलदार को कुलचरी कहा जाता था, लेखापरी को अक्षपटिक कहा जाता था, या सेवक को भृत्य कहा जाता था। तो शासन प्रशासन से संबंधित है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में देखिए तहसीलदार को कुलचरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेखापरी को अक्षपटली कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेवक को भृत्य कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा असत्य है? सेना नायक को दंडनायक कहा जाता है, ये हमारा क्या है? असत्य है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, महादंडनायक कौन था फिर? तो न्यायाधीश, एक जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश में न्यायाधीश था या फिर जो दंड देने वाला था, उसे हम क्या कहते थे? क्या? महादंडनायक उसे कहा जाता था। महादंडनायक उसे कहा जाता था। ठीक है, और सैनिकों को क्या कहा जाता? सैनिक को दोस्तों गोलमिक कहा जाता था। क्या? गोलमिक कहा जाता था, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस राजा को गोपेश्वर अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है? निम्न में से किस राजा को गोपेश्वर अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है? तो अशोक चल्ल को कहा गया है। किसको? अशोक चल्ल को कहा गया है। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि अशोक चल्ल का उत्तराखंड में आक्रमण किस चंद शासक के समय पर हुआ था, किस परमार वंश के शासक के समय पर हुआ था, और कब हुआ था? याद रखना है, ये तीनों पॉइंट के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो गोपेश्वर अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज किसे कहा गया? अशोक चल्ल को कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो बाड़ाहाट जो कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम हमारा बाड़ाहाट है, तो बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख दोस्तों कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि और संख लिपि, दोनों ही लिपियों में दोस्तों यह त्रिशूल अभिलेख लिखा गया है। अगर आपसे एक ही ऑप्शन पूछा था तो एक ही होगा, जैसे संख लिपि यूके प्लस से दोस्तों संख लिपि इसका आंसर माना था, क्योंकि ब्राह्मी ऑप्शन में ही नहीं दिया था। वैसे उत्तर ब्राह्मी लिपि या फिर संख लिपि दोनों में त्रिशूल अभिलेख, बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख लिखित माना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है, जिसकी लिपि उत्तर ब्राह्मी लिपि या पीछे की तरफ 3 पंक्तियों का लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तथा संक लिपि का लघुलेख अग्रभाग पर लिखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो याद रखना आपको, संख लिपि और उत्तर ब्राह्मी लिपि दोनों का मिक्सअप हमारा बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासनिक संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सेना नायक को बलाध्यक्ष कहते थे, द्वार रक्षक को प्रतिहार कहते थे, ग्राम को पल्लिका कहते थे, या फिर सेवक को कोटपाल कहते थे। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश में सेना नायक को बलाध्यक्ष कहते थे, बिल्कुल सही है। द्वार रक्षक को प्रतिहार कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम को दोस्तों पल्लिका कहते थे, लेकिन सेवक को दोस्तों कोटपाल नहीं कहते थे, या मतलब कोटपाल को सेवक नहीं कहते थे, कोटपाल को कहते थे गढ़ रक्षक। गढ़ रक्षक कौन था दोस्तों? कोटपाल था। गढ़ रक्षक कौन था? कोटपाल था। चुंगी लेने वाला कौन था? सॉल्विक। चुंगी लेने वाले को कहते थे सॉल्विक कहते थे। और जासूस को क्या कहते थे? जासूस को कहते थे वर्मपाल या फिर नरपति। वर्मपाल या फिर नरपति। इसी के साथ में जो राज्य रक्षा का दायित्व जिसके पास में था उसे प्रांतपाल या फिर घटपाल आदि नामों से भी जाना जाता था। तो ये था कुछ प्रशासनिक ढांचा दोस्तों कार्तिकेयपुर और कत्यूर राजवंश का। जो भी आपका पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, वहां पे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न देखिए, देश को क्या कहते हैं, प्रांत को क्या कहते हैं, जिला को क्या कहते हैं, तहसील को क्या कहते हैं, खत को क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो कोट्टपाल कौन था? गण रक्षक था कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासनिक काल के दौरान। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कार्तिकेयपुर उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश कार्तिकेयपुर एवं कत्यूरी राजवंश के प्रशासनिक ढांचे पर या राजनीतिक ढांचे पर विचार डालिए, तो वहां पर फिर हमें इन चीजों के बारे में बताना पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस राजा ने स्त्री राज्य या सुवर्ण गोत्र देश को जीता
था? ललितादित्य मुक्तपीठ, अमोद्यभूति, ललित सूरदेव या फिर सील वर्मन? तो स्थिर राज्य या सुवर्णगोद देश को जीतने का श्रेय जाता है उसको उसको ललितादित्य मुक्तापीठ को। किसको? ललितादित्य मुक्तापीठ को। अब ये स्त्री राज्य दोस्तों जो सुवर्णगोद देश था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या थी? स्त्रियां ही शासन करती है, यानी कि यहाँ पे हमेशा राजा जो थी या रानी जो होती थी वो स्त्री ही होती थी। इसी कारण इसे सुवर्णगोत्र देश भी कहा जाता है, जिसे किसके द्वारा जीता गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा इसे जीता गया था। किसके द्वारा? ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। और पौरव राजवंश के पहलर में या ब्रह्मपुर राजवंश के अंतर्गत हम भी स्त्री सुवर्ण गोत्र देश थे, स्त्री गोत्र देश थे, पौरव राजवंश के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में आप लोगों को दोस्तों एक दो फैक्ट पता ही होंगे कि इसके और यशोवर्मन के बीच में युद्ध भी हुआ था 745 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। और ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण करने की जो जानकारी हमें मिलती है दोस्तों, इनकी ललितादित्य मुक्तापीठ की उत्तराखंड पर आक्रमण करने की जानकारी हमें दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी पुस्तक, इनकी इनकी पुस्तक में ही हमें ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इनका ही एक सामंत होता है बाद में, कौन दोस्तों? वसंत देव, और जो कि बाद में जाकर मुक्तापीठ से अलग होकर, या इसके सामंत के जब मुक्तापीठ थोड़ा सा कमजोर हो गया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में बसंत देव अपना ही एक शासन स्थापित कर लेता है, अपना ही एक नया वंश स्थापित कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। ये सारी चीजें आपने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ी हुई होंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा स्थिर राज्य को जीतने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव राजवंश के राज्य पर्वताकार की राजधानी किसे बताया? यानी कि पौरव राजवंश का जो पर्वताकार राज्य था उसकी राजधानी किसे बताया गया? तालेश्वर ताम्रपत्र में। तो इसे बताया गया, इसको ब्रह्मपुर को बताया गया। किसे? ब्रह्मपुर को बताया गया है। और पौरव राजवंश के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से ही प्राप्त होती है। पौरव राजवंश में दो प्रकार की भूमि थी दोस्तों, केदार भूमि जो कि सिंचित भूमि होती थी, और सारी भूमि जो कि असिंचित भूमि होती थी। पौरव राजवंश में तीन प्रकार के कर लगते थे, भाग, भोग और बलि। भाग क्या था? भूमि कर था। भोग क्या था? नगद कर या व्यापार कर था। और बलि क्या था दोस्तों? धार्मिक कर था। और पौरव राजवंश का जो मुखिया होता था वो उसका राजा होता था। और पौरव राजवंश की आय का प्रमुख स्रोत क्या था दोस्तों? राजस्व था। क्या था? राजस्व था। इतने पॉइंट आपको पौरव राजवंश से मोटे मोटे याद रखने हैं। बाकी अधिक जानकारियां पढ़नी है इसके प्रशासन शासन के बारे में, तो आप हमारी पौरव राजवंश वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि वेनसांग ने किस वर्ष गोविशाण की यात्रा करी थी? तो 636 ईस्वी में वेनसांग के द्वारा सबसे पहले क्या करी थी? गोविशाण की यात्रा की गई थी। कब? 636 ईस्वी में। अब वेनसांग ने गोविशाण को दोस्तों क्या कहा था? ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट होता है। गोविशाण जो कि वर्तमान का हमारा क्या है? काशीपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे गोविशाण नाम से जाना था वेनसांग ने। तो वेनसांग ने काशीपुर को कहा था कियूपी सुंगना। क्या कहा था? कियूपी सुंगना। तो अपनी भाषा में इसने कहा था वेनसांग ने, ठीक है। और इसने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो कहा था। और इसने जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राज्य जिसे हम ब्रह्मपुर राज्य भी कहते हैं उसको क्या कहा था? पोलो कीमो पुलो कहा था। क्या? पोलो कीमो पुलो ब्रह्मपुर को कहा था, हरिद्वार को मोयुलो कहा था, काशीपुर को कियूपी संगना कहा था, और शत्रुघ्न राज्य को इसने सुला किन्ना कहा था। क्या? सुला किन्ना। ये आपको याद रखना है। और 636 ईस्वी में इसने किसकी? गोविशाण की यात्रा करी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कन्निंगम के द्वारा सर्वप्रथम ऐतिहासिक स्थल गोविशाण का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो कन्निंगम के द्वारा सर्वप्रथम ऐतिहासिक स्थल गोविशाण का सर्वेक्षण किया गया था दोस्तों कब? 1861 ईस्वी में। और कन्निंगम के द्वारा ही गोविशाण की पहचान काशीपुर के रूप में की गई। सर्वेक्षण के बाद में काशीपुर के रूप में इसने गोविशाण की पहचान की थी। काशीपुर के आसपास में पीलीभीत वाला एरिया पूरा गोविशाण राज्य के अंतर्गत आता था, ऐसा कहा था हमारा किसने? वेनसांग ने, या जिसे हम कहते हैं हाँ वेनसांग ही मान लीजिए, या इसे युआन चुआन भी अब कहीं कहीं आपको इनका नाम मिलेगा। और इनका यात्रा प्रदान क्या था? होता सीयू की, सीयू की। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीनगर अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मैंने आपको बताया था 1938 के श्रीनगर अधिवेशन में सबसे पहले पृथक राज्य की मांग करी थी, ऐसा परीक्षा वाणी में दिया हुआ है, लेकिन 1897 में सबसे पहले हो गई थी। लेकिन अगर कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम कब की गई थी? 1938 के श्रीनगर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने करी थी? प्रताप सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। बहुत सारी किताबों में इसका आंसर आपको जवाहरलाल नेहरू मिलेगा, जो कि गलत है दोस्तों। प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा श्रीनगर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसमें उत्तराखंड या पृथक राज्य की मांग को भी उठाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 से 6 मई 1938 को हुआ था श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, और इस अधिवेशन में इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। किस वर्ष राज्य को पृथक राजनीतिक इकाई का दर्जा देने हेतु एक प्रतिमंडल या प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया था? तो राज्य को पृथक राजनीतिक इकाई का दर्जा देने हेतु एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त प्रांत के गवर्नर को ज्ञापन कब सौंपा गया था? ये सौंपा गया था दोस्तों कब? 1923 में। कब सौंपा गया था? 1923 में। 27 नवंबर 1923 को ये डेट है, 27 नवंबर 1923 को। याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं
गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब और कहां व किसके द्वारा की गई थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना दोस्तों हमारी हुई थी कहां पे? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है। कब? 1938 में। ठीक है। और इसी गणदेश सेवा संघ का बाद में नाम क्या हो जाता है? हिमालय सेवा संघ भी हो जाता है। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुछ अन्य लोग भी इनके साथ में यहाँ पे शामिल थे, याद रखना है दोस्तों आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली में 1938 में 19 सितंबर 1938 की डेट कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। और कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन से प्रेरित होकर श्रीदेव सुमन और उनके साथियों के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की गई थी। अब कहीं कहीं इसका आंसर 1936 भी है, लेकिन एक्चुअलिटी में सही आंसर 1938 ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड राज्य की मांग का विचार सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखा गया था? तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग का विचार सर्वप्रथम दोस्तों पुनर्गठन आयोग के समक्ष कब रखा गया था? 1948 में रखा गया था। लेकिन ये मांग को अस्वीकार कौन करता है? बार बार दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को हमेशा अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, पृथक राज्य बन गया, तो यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। वरना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था तो इसका विकास तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ में उत्तराखंड का भी विकास होते रहेगा, ऐसा मानना था गोविंद वल्लभ पंत जी का। ठीक है। तो इसी कारण गोविंद वल्लभ पंत जी हमेशा दोस्तों पृथक राज्य का विरोध करते हैं। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी और जो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उत्तराखंड के, वो चाहते थे या राज्य आंदोलनकारी थे कि उत्तराखंड एक पृथक राज्य बने। ठीक है। इसी कारण इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग का विचार सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कब रखा गया था? 1948 में रखा गया था। इन्हीं के साथ में एक दोस्तों पीसी जोशी जी का नाम हमारा आता है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। वो भी पृथक राज्य की मांग को चाहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। श्रीयंत्र टापू कांड 10 अक्टूबर 1995 को हुआ था। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। या बाटाघाट कांड या बाटाघाटा कांड 15 सितंबर 1994 को हुआ था। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? तो असत्य है दोस्तों इसमें से क्या? श्रीयंत्र टापू कांड, क्योंकि ये 10 अक्टूबर 1995 को ना होकर 10 नवंबर 1995 को हुआ था। कब? 10 नवंबर 1995। बाकी मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और बाटाघाटा कांड 15 सितंबर 1994 को ही हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कौशिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों कि पृथक राज्य की मांग को लेकर मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा एक समिति गठित की गई थी। इसका नाम था क्या? कौशिक समिति, क्योंकि कौशिक इसके क्या थे? समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति का गठन दोस्तों 4 जनवरी 1994 को किया गया था। 4 जनवरी 1994 को किसने? मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा, पृथक राज्य की मांग को देखते हुए कि पृथक राज्य का गठन किया जाए या ना किया जाए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से पहली बार हरिद्वार क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी दोस्तों? तो ये था वर्ष हमारा 1987। कब? 1987 का वर्ष। ठीक है। और हरिद्वार क्षेत्र उत्तराखंड में शामिल करने के लिए कमेटी कौन सी थी? जॉर्ज समिति थी। जॉर्ज समिति थी। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हत्या या क्रूर साजिश कहा गया है? ठीक है। तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया किसको दोस्तों? मुजफ्फरनगर कांड को। किसको? मुजफ्फरनगर कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कांड के नाम से भी जाना गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से पृथक राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? ठीक है। तो हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री दोस्तों कौन? HD देवगौड़ा साहब। इनके द्वारा 1996 में लाल किले से पृथक उत्तराखंड राज्य की निर्माण की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? HD देवगौड़ा के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब? 15 अगस्त 1996 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था? तो लोकसभा में कब पारित हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था। राज्यसभा से कब पारित हुआ? 10 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था। याद रखना आपको। लोकसभा में कब रखा गया था? 27 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा में रखा गया था उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। 1 अगस्त सन 2000 को ये लोकसभा से पास हुआ। 10 अगस्त सन 2000 को ये हमारा दोस्तों राज्यसभा से भी पास हो गया था। याद रखना आपको। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कत्यूरियों की कुलदेवी कौन थी दोस्तों? तो कत्यूरियों की कुलदेवी थी दोस्तों हमारी कौन? मां नंदा देवी। ठीक है। कौन थी? मां नंदा देवी। ठीक है। कहीं कहीं आपको इनके जगह पे कोट भ्रामरी देवी भी देखने को मिलेगा, तो वो भी सही है। ठीक है। कोट भ्रामरी देवी कत्यूरियों की कौन थी? कुलदेवी थी। चंद्र राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी नहीं जाना जाता है। जबकि परमार राजवंश की कुलदेवी कौन थी? वो थी राज राजेश्वरी देवी। ये भी नंदा देवी का ही एक ग्रुप ही कौन? राज राजेश्वरी देवी। याद रखना आपको। ठीक है। और कत्यूर राजवंश के इष्ट देवता कौन थे? तो इष्ट देवता थे इनके कौन? कार्तिकेय।
कौन थे? कार्तिकेयी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है कि ग्राम प्रधान को महत्तम कहते थे, प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को थोक कहते थे, तहसील अधिकारी को कुलाचारी कहते थे, जिलाधिकारी को विषयपति कहते थे। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य है बी, प्रांत सर्वोच्च अधिकारी को थोक नहीं कहते थे, ग्राम प्रधान को महत्तम कहते हैं, बिल्कुल सही है। तहसील अधिकारी को कुलाचारी कहते हैं, भी बिल्कुल सही है। जिलाधिकारी को दोस्तों विषयपति कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रांत के जो सर्वोच्च अधिकारी था इसे इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे उपरिक। क्या बोलते थे? उपरिक। क्या बोलते थे? उपरिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गंगोलीहाट नामक नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो गंगोलीहाट नामक नगर की स्थापना की थी किसने? सुजान देव ने। ठीक है, और गंगोलीहाट कहाँ स्थित है? हमारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जहाँ पे हमारा हाट कालिका मंदिर भी स्थित है और पाताल भुवनेश्वर गुफा भी स्थित है, सुधाम और सुमेरु गुफाएं भी स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किस मूर्ति के विषय में कहा गया कि आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है? तो इनके द्वारा कहा गया था दोस्तों, किसकी मूर्ति के बारे में? हरगौरी मूर्ति के बारे में ये कहा गया था। कौन सी? हरगौरी मूर्ति के बारे में, जो कि कालीमठ रुद्रप्रयाग में से मिली है और कत्यूरी कालीनी हमारी मूर्ति थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राहुल सांकृत्यायन जी ने कालीमठ स्थित, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, हरगौरी मंदिर के बारे में कहा था कि आज सारे भारत में जितनी मूर्तियां, मतलब भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी स्थित नहीं है जितनी कि हरगौरी मंदिर में स्थित है, जो कि हमारी कौन थी? हरगौरी मूर्ति थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संपादन दोस्तों हमारा कार्ल हार्न, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, कार्ल हार्न के द्वारा किया गया था, कील या कार्ल हार्न के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों चंद्र राजवंश के बारे में है कि चंद्र राजवंश के संबंध में सुमेलित नहीं है, यह असत्य है। चंद्र राजवंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, ये तो आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल सही है। चंद्र राजवंश की स्थायी राजधानी अल्मोड़ा थी, या बाद में राजधानी बनी अल्मोड़ा, ये भी सही है, कल्याण चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। चंद्र राजवंश के राजा देवीचंद के समय पे इसकी राजधानी देवीपुर थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है कि चंद्र राजवंश की शीतकालीन राजधानी बागेश्वर थी। नहीं दोस्तों, चंद्र राजवंश की जो शीतकालीन राजधानी थी वो भाबर में थी, जैसे रुद्रपुर, काशीपुर, इन क्षेत्रों में हमारी चंद्र राजवंश की शीतकालीन राजधानियां स्थित थी। कहाँ पे? रुद्रपुर में, काशीपुर में और भाजपुर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुमाऊं का बैरम खां शिवदेव जोशी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। किंग मेकर ऑफ कुमाऊं हर्षदेव जोशी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुमाऊं का पागल राजा या कुमाऊं का विक्रमादित्य देवीचंद को कहा जाता है, या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अर्ल वारवी ऑफ कुमाऊं शिवदेव जोशी को कहा जाता है, नहीं दोस्तों, अर्ल वारवी ऑफ कुमाऊं के नाम से भी हर्षदेव जोशी जी को ही जाना जाता है। किसको? हर्षदेव जोशी जी को ही जाना जाता है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने मुगल बादशाह शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था? ठीक है, तो किस शासक ने मुगल बादशाह शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था दोस्तों? ये थे हमारे कौन? कल्याण चंद चतुर्थ। कौन थे? कल्याण चंद चतुर्थ थे, जिन्होंने किससे मुलाकात की थी? मुगल बादशाह रंगीला के समय पे, या मोहम्मद शाह रंगीला था उस टाइम पे राजा, जो कि हमारा उत्तर मुगल काल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनसे मुलाकात की थी कल्याण चंद चतुर्थ ने, और इनसे मुलाकात करने के लिए इन्होंने जागेश्वर मंदिर, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, वहां से ऋण भी लिया था। तो याद रखना है आपको दोस्तों, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्र राजवंश के किस शासक के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला के से भेंट की गई थी और जागेश्वर मंदिर से ऋण प्रदान किया गया था, ऋण लिया गया था? तो कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा लिया गया था, याद रखना आपको ये पॉइंट भी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कब आया जिसमें गढ़वाल की 25% जनसंख्या ही सही बची? तो सबसे पता है आपको दोस्तों, सबसे तीव्रता का भूकंप आया था कब? 1803 में। राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह इस टाइम पर राजा था, परमार राजवंश का 54वां राजा था। इसके टाइम पीरियड पे ही दोस्तों सबसे बड़ा भूकंप आया था उत्तराखंड का, करीबन करीब 9 पॉइंट कुछ तीव्रता का ही भूकंप था, जिसमें गढ़वाल की 75% जो जनसंख्या थी वो मारी गई थी भूकंप से। ओनली 25% लोग बचे थे। इसी के बाद में आपको पता है कि इसी का फायदा उठा के हमारे गोरखे आक्रमण कर देते हैं गढ़वाल पे, और 1804 में वो गढ़वाल को जीत भी जाते हैं। परमार राजवंश के समय पे यह भूकंप आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 ईस्वी का अंतिम शिलालेख एवं इसी स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्णन करने वाले राजा कौन थे? मानसा थे, फतेहपति शाह थे, प्रद्युम्न शाह थे, या फिर ललित शाह थे? तो कौन थे? मानसा। मानसा के द्वारा देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 ईस्वी का अंतिम शिलालेख एवं इसी देवप्रयाग के ही रघुनाथ मंदिर से शिलालेख उत्कीर्णन करने वाले राजा कौन थे? वो भारे मानसा थे, याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
बाकी इन राजाओं के बारे में दोस्तों डिटेल में मैं परमार राजवंश में पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। गढ़वाल में गोरखा आक्रमण के समय पे राजा कौन था? तो सभी लोगों को पता है कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल में गोरखा आक्रमण के समय पे राजा था। सबसे पहले गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण 1791 में होता है, उसके बाद 1803 में होता है। कुमाऊं में गोरखाओं का सबसे पहले आक्रमण 1790 में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध कब वह कहाँ हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों 14 मई 1804 को 14 मई 1804 को देहरादून जनपद के खुड़बुड़ा नामक स्थान पे हुआ था। और किस किस के मध्य में हुआ था? तो गोरखाओं के मध्य में और परमार राजवंश के राजाओं के मध्य में हुआ था। गोरखाओं और यहाँ पे परमार राजवंश के राजा कौन थे? प्रद्युम्न शाह। इसमें परमार राजवंश के 54वें राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखे इस युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद 1804 से लेकर 1815 तक गोरखे क्या करते हैं? हमारे गढ़वाल पे शासन करते हैं। तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी, गोरखे जीत गए थे और गढ़वाल में परमार राजवंश का अंत हुआ था कब? 14 मई 1804 को। फिर 1804 से 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं ने करीबन करीब 10.5 वर्ष हमारा क्या किया था? शासन किया था। खुड़बुड़ा का युद्ध देहरादून में हुआ था 14 मई 1804 को। फिर अंग्रेजों की सहायता से सुदर्शन शाह दोस्तों इस क्षेत्र को मुक्त कराता है और ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में अंग्रेज यहाँ पे शासन करते हैं। बाकी सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का क्षेत्र दे दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि दोस्तों हमारा अच्छा प्रश्न है कि गणराज्य का स्वर्ण युग या परमार राजवंश का स्वर्णिम काल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो गणराज्य का स्वर्ण युग या परमार राजवंश का शासनकाल दोस्तों फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। किसके? फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस परमार वंश के शासक द्वारा दापा तथा भोट देश पर आक्रमण कर उसे जीतकर कर के रूप में सवा शेर स्वर्ण, चौसिंगिया मीणा तथा सुंदर स्वर्ण कलश लिए गए थे? तो ये था दोस्तों कौन? दापा या भोट देश पर आक्रमण कर उसे जीता, फिर कर के रूप में यहाँ से सवा शेर स्वर्ण लिए, चौसिंगिया मेड़ा लिया और सुंदर स्वर्ण के कलश लिए। वो थे हमारे कौन दोस्तों? मानसा के द्वारा दापा भोट देश पर आक्रमण कर उसे जीतकर सवा शेर स्वर्ण, चौसिंगिया मेड़ा और सुंदर कलश भी लिए गए थे। कौन था? मानसा। और आज का दोस्तों वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, महिपति शाह द्वारा दापा होगा दोस्तों, ये दबाया नहीं होगा, दापा, ठीक है। दापा तिब्बत विजयी अभियान में सरोला ब्राह्मणों हेतु किस प्रथा को तथा कब शुरू किया गया था? रोटी सूची प्रथा 1633, धूली पाथा प्रथा 1613, ढाकन प्रथा 1603 या फिर इन सभी प्रथाओं को शुरू किया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि महिपति शाह द्वारा दापा तिब्बत विजयी अभियान या आक्रमण पर सरोला ब्राह्मणों हेतु किस प्रथा को शुरू किया गया था? रोटी सूची प्रथा को, धूली पाथा प्रथा को, ढाकन प्रथा को या इन सभी प्रथाओं को? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।